स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और इसका चल रहा है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर 3 का पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, है ना। फिर यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है वो पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, है ना। एशिया में कहाँ कहाँ मिलता है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। फिर यूजेस मिनरल्स के पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों का क्या है, आज हम लोग करेंगे यहाँ पे पावर रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पावर रिसोर्सेज करना। ठीक, तो ये शुरू कर रहे हैं एक स्टोरी से। सनीज मदर begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. सनी की जो मदर है वो उनका दिन कैसे शुरू होता है, गीज़र को स्विच ऑन करके। ठीक, उसके बाद वो सनी की यूनिफॉर्म को आयरन करती हैं उसके जगने से पहले। उसके बाद वो किचन जाती हैं और एक ऑरेंज जूस का ग्लास प्रिपेयर करती हैं उसके लिए ब्लेंडर में। ठीक, Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast. Calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. ठीक, सनी की मदर अंदर से आवाज देती हैं, वो स्टोव पर सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो बोलती है अंदर से, सनी क्या तुमने अपना बात फिनिश कर लिया है, आ जाओ और अपना ब्रेकफास्ट लो। ठीक है, while going to school, Sunny forget to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. जब सनी स्कूल जा रहा होता है तो वो लाइट्स एंड फैंस का जो स्विच है ना उसे ऑफ करना भूल जाता है। ठीक, तो जब उसकी मदर, उसकी मम्मी जो है, उसकी माँ जो है, वो जब स्विच ऑफ करती है, स्विच को ऑफ करती है ना, तब वो सोचती है कि जो लाइफ है सिटी में ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी जो है वो उन सारे गैजेट्स पर है जो कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है, वाइड गैप आता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। ठीक, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रह जाती है, इसलिए एक वाइड गैप आ जाता है। ठीक है, जो एडवेंट ऑफ साइंस, मतलब यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंशन से जो लाइफ स्टाइल है ना वो चेंज हो रही है बहुत तेजी से। ठीक, तो पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. पावर रिसोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक, तो जो पावर है या एनर्जी जो है ये हमारे लाइफ्स में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इन सब के लिए पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, पावर रिसोर्सेज को ब्रॉडली दो में कैटेगराइज किया गया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, या कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, वो एनर्जी सोर्सेज जो कि बहुत लंबे समय से यूज में है, मतलब जो कॉमनली हम यूज करते हैं, है ना, वो कन्वेंशनल सोर्सेज है। जैसे कि फायरवुड हो गया या फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं फायरवुड को। It is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from the firewood. ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो ये फायरवुड है ना, ये कुकिंग और हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, हमारी कंट्री में देखें तो मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा एनर्जी जो विलेजर्स यूज़ करते हैं ना वो फायरवुड से आती है। जो गाँव में लोग एनर्जी यूज़ करते हैं उसका 50% से ज़्यादा एनर्जी वो फायरवुड से ही, मतलब लकड़ी जला के फिर उसको एज अ एनर्जी यूज करते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द heat and pressure into fossil fuel. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. देखो ये क्या बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल के रिमेन्स होते हैं ना, वो जब अर्थ के अंदर पड़े रह जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, वही जो प्लांट एंड एनिमल्स है वही
फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसमें हीट एंड प्रेशर पड़ता है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे मेन सोर्स हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। ठीक, the reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. ठीक, तो इनका जो रिजर्व है ना, इन मिनरल्स का जो रिजर्व है वो लिमिटेड है। हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो इसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका जो कंजम्पशन है ना वो इसके फॉर्मेशन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब किसी चीज़ का कंजम्पशन आप ज़्यादा करोगे और वो उतनी स्पीड में बन नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही ये फॉसिल फ्यूल्स है जो कि जिनको हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनको बनने में टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उनकी उतनी तेज़ी से ये बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल्दी ही ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं। ठीक, कोल पे आते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. क्या बोल रहे हैं कि जो कोल है ना ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। ठीक, इसको हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, स्टीम इंजन हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से प्रोड्यूस होती है, मतलब कोल को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, कोल जो हम यूज़ करते हैं आज, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं ना कोल, वो कब बना था? वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बना था, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था, जब जियांट फर्न्स एंड स्वैम्प जो है वो अर्थ की लेयर्स के अंदर बरी हो गए थे, मतलब दफन हो गए थे, तब ये कोल बना था जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसलिए इस कोल को क्या बोलते हैं? बरीड सनशाइन, है ना। तो ये भी याद रखना कि कोल को हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। ठीक, एंड लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? तो चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये सारे लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के। इंडिया में कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज देखें तो रानीगंज हो गया, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे झारखंड राज्य में पड़ते हैं, ये सारे एरियाज जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक, आते पेट्रोलियम पे। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum. ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल जो हमारी कार को चला रहा है, या जो ऑयल जो हमारी साइकिल को जो स्क्विकिंग मतलब जो आवाज़ आती है ना साइकिल से, उससे बचा रहा है, वो दोनों कहाँ से शुरू हुए हैं? वो एक थिक ब्लैक लिक्विड से बने हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम, है ना। वो जो थिक ब्लैक लिक्विड है ना वही है पेट्रोलियम। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड द कोस्टल एरियाज। ये जो थिक ब्लैक लिक्विड है, मतलब ये जो पेट्रोलियम है, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में, और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड से, जो कि ऑफशोर लोकेटेड होती है या कोस्टल एरियाज में होती है ना। कोस्टल एरिया मतलब लैंड नियर द सी, या ऑफशोर मतलब वो भी सी जो कि लैंड के पास में सी है ना, उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो ऑफशोर लोकेटेड जो ऑयल फील्ड्स है वहां से ड्रिल किया जाता है इस पेट्रोलियम को। ठीक, दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट। फिर ये जो क्रूड ऑयल है ना, जो इसको ड्रिल करके निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसको फिर क्या करेंगे? रिफाइनरीज में भेजेंगे, और वहां पे इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाएगा और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकलेंगे, डीजल भी, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट, ये सारी चीजें इस पेट्रोलियम से निकलती हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स ये क्या कहलाते हैं? ब्लैक गोल्ड कहलाते हैं, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ठीक, फिर चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारी गल्फ कंट्रीज है ना, ये सारी क्या है? ये चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स देखें तो यूएस, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स इंडिया में देखें कहाँ कहाँ है? तो डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, यहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेचुरल गैस पर। ठीक, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस कब कहाँ मिलता है? तो नेचुरल गैस इस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ में ही मिलता है, और जब
क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है ना, तब ये नेचुरल गैस जो है वो रिलीज होती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों के जैसे यूज किया जा सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड ये सारे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इंडिया में देखें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई में जो ऑफशोर एरियाज है वहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिलते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके पास अपना खुद का नेचुरल गैस रिजर्व, सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व है, ऐसे बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड में। ठीक है, द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। इनका जो फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये अभी बहुत अलार्मिंग रेट पे, मतलब बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब क्या होता है कि इन फ्यूल्स को, जब ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ना, तो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ये भी एक कॉज फॉर कंसर्न है। अनचेक्ड burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually रन ड्राई, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब हम फॉसिल फ्यूल्स को बिना कुछ चेक किए बर्न किए जा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे हम, जो हमारा नल से पानी गिरता रहता है ना, वैसा ही है ये कुछ, है ना, एंड फिर बाद में जाके क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है वो। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। इससे क्या हो रहा है कि इससे हमें नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको भी हम उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो क्लीनर भी हैं और फॉसिल फ्यूल्स के फॉसिल फ्यूल्स के क्लीनर अल्टरनेटिव है, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एक तो लिमिटेड है, दूसरा ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं हाइडल पावर पर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो ये रेन वाटर है या रिवर वाटर है, इसको डैम्स में स्टोर करते हैं और फिर बहुत ही ऊंचाई से इनको गिराते हैं, है ना। बहुत सी ऊंचाई से गिराने के लिए डैम्स में इसको स्टोर किया जाता है, चाहे वो रेन वाटर हो चाहे रिवर वाटर हो। ठीक है, द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम और टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। क्या होता है कि ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, ये पाइप्स के थ्रू, इन जो डैम के अंदर पाइप्स होते हैं उनके थ्रू फ्लो करते हुए आता है, और टरबाइन ब्लेड बॉटम में लगी होती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से ही पानी गया, ये पूरा आया यहाँ, ये ऐसे अंदर से आया और यहाँ ये टरबाइन ब्लेड लगी हुई है, फिर इससे ये पानी जो है इसके थ्रू निकलता है। ठीक है, द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो ब्लेड होती है ना, टरबाइन ब्लेड, ये मूव करती रहती है, ये क्या करती है, जनरेटर को टर्न कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो टरबाइन, ये जो टरबाइन मूव कर रहा है ना, इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद वाटर डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब यहाँ से जो वाटर इस टरबाइन से बाहर निकला ये वाला, इसको फिर बाद में इरिगेशन वगैरह के लिए यूज कर लिया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका 1/4 मतलब 25% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है, तो वो हाइडल पावर से बन रही है। ठीक है, द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कुछ जो इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है वो क्या है, जैसे भाखरा नांगल हो गया, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सारे हो गए हमारे यहाँ जो हाइडल पावर स्टेशन है। ठीक है, एंड उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने छोड़ी हैं, जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पूरा एक बार में इन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दी है। सबसे पहले पढ़ा था फायरवुड। फायरवुड के एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस है इसका, ठीक, प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इजिली अवेलेबल हो जाती है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना, लकड़ी को इकट्ठा करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, पॉल्यूटिंग है ना, लकड़ी जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, CO2 वगैरह रिलीज करता है तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी प्रमोट करेगा, और डिफॉरेस्टेशन, लकड़ी जलाएंगे तो फॉरेस्ट खत्म होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक, फिर आते हैं
किस पे? कोल पे। कोल कोल के एडवांटेज क्या है? एक्सटेंसिवली अवेलेबल, इसकी भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाता है ये, है ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? फिर से पॉल्यूटिंग सोर्स है एंड बल्की टू ट्रांसपोर्ट, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए तो ऑयल के एडवांटेज क्या है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करना तो ईजी है। उसके अलावा बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का भी ये बेसिस है। नेचुरल गैस के क्या एडवांटेज है? ये भी ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल और ऑयल से तो ये क्लीनर है नेचुरल गैस, एंड ऑयल से चीपर भी है। लेकिन कुछ एडवांटेज भी है इन दोनों के। क्या? डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल सीपेज एंड गैस लीकेज, गैस लीकेज हो रहा या ऑयल सीपेज हो रहा, उसकी वजह से ऑक्सीजन का डिप्लेशन होगा। ठीक। पॉल्यूटेंट रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, अब यहाँ से भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? फिर एसिड रेन होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, नए फ्यूल का एक्सप्लोरेशन जो है वो भी इजी नहीं है। ठीक है। लास्ट क्या है? हाइडल पावर, जो हमने पढ़ा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? पहली चीज तो ये पॉल्यूटिंग नहीं है, जो अभी तक के सारे थे, फायरवुड हो, कोल हो, नेचुरल गैस हो या फिर ऑयल हो, ये सारे पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे। लेकिन ये जो हाइडल पावर है ये पॉल्यूशन तो कॉज नहीं कर रहा, मतलब नॉन पॉल्यूटिंग है। यहाँ पे इरिगेशन एंड फिशिंग को प्रमोट कर रहा है एंड चीप भी है। ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक। इनंडेट कर देता है लो लाइंग रीजन को, जो लो लाइंग रीजन है ना, एकदम से पानी वहां जाएगा तो वो जो एरिया है ना वो खराब हो जाती है। एंड एक्सपेंसिव है टू सेटअप करने में एक्सपेंसिव है। एक बार सेटअप हो जाए तो बनाना तो ईजी है, मतलब चीप हो जाता है, बन जाता है ईजिली, लेकिन इसको सेटअप करना ही एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक। तो हाइडल पावर का ये नुकसान है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड ओरिजिन, पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड पेट्रा से, जिसका मतलब है रॉक, एंड ओलियम मतलब है ऑयल। ठीक। पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी है, ये पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, एज इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो ये जो सीएनजी है ना, ये ऑटोमोबाइल फ्यूल है, इको फ्रेंडली, थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है ये, जो कि पेट्रोलियम और डीजल से थोड़ा सा कम पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है। एंड नॉर्वे फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की। ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए, कि जैसे नॉर्वे वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की। ठीक है। उसके अलावा द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर, बस ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। ठीक। तो ये वाला वीडियो यहीं पे रोकते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।